नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे संविधान के भाग 3 के बारे में, जिसमें हम मूल अधिकारों को लेकर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के बारे में हम आपको बता चुके थे, विस्तार पूर्वक बता चुके थे। आगे हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद इस वीडियो में हम अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 को जो है बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अनुच्छेद 19 को बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसमें जो होते हैं किसी भी व्यक्ति के जो दैनिक कहना चाहिए जो मूलभूत जो अधिकार जो होते हैं वो हमारा अनुच्छेद 19 से ही प्रदान करता है, जिसमें जो है अनुच्छेद 19 के तहत मुख्य रूप से 7 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया था। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया था, लेकिन बाद में एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार होता है उसको हटा दिया गया है। अब केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत आती है। अब वो क्यों हटा दिया गया उसके बारे में जाकर आगे चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से स्वतंत्रताएं हमको प्राप्त होती हैं। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की मतलब जैसे अभिव्यक्ति के अंतर्गत मौन रहने की स्वतंत्रता। दूसरा आता है बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता, पुतला फूंकने की स्वतंत्रता। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौन रहने की स्वतंत्रता। जैसे मौन रहने का मतलब यह है कि हमारे देश के कुछ विशेष नेता या कुछ विशेष महापुरुष जो होते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, हमारे अन्य जो बड़े बड़े नेता जो होते, यदि इनकी या फिर अभी वर्तमान में जो कुछ हमारे विशेष महापुरुष जो लोग हैं, बड़े बड़े जो नेता लोग जो हैं, या फिर कुछ विशेष औहदा रखने वाले जो लोग हैं, यदि उनका देहांत हो जाता है तो हम उनके आत्मा की शांति के लिए हमें यह अधिकार है कि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर सकते हैं। या हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा खास व्यक्ति जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसका देहांत हो गया, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन धारण रख सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद हमारे मौन धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब हम किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर हम जो मतलब कुछ भी हम बोल सकते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं का मतलब ये नहीं कि हम किसी को जाकर गाली गलौज करने लगे, जी नहीं। तो इसके लिए कुछ प्रतिबंधित भी है कि क्या चीज हमें करना है और क्या नहीं करना है। इसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। बोलने की स्वतंत्रता हो गई। मीडिया, तो जो मीडिया जो होती है, मीडिया को पूर्णतः अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होती है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता मतलब जैसे आपका क्रिकेट मैदान में आपने देखा होगा कि जब इंडिया की टीम या अन्य देशों की जो टीम होती है, जब क्रिकेट चलता है तो अपने अपने देशों को जाके झंडा फहराते रहते हैं। तो व्यक्ति को झंडा फहराने की स्वतंत्रता। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, यदि आरटीआई की स्वतंत्रता होती है। पुतला फूंकने की स्वतंत्रता। पुतला फूंकने का मतलब यदि यह है कि यदि कहीं पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किसी नेता के विरुद्ध या किसी पार्टी विशेष के विरुद्ध या किसी सरकार के विरुद्ध दंगा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हो रहा है, दंगा हो रहा है, तो हम उस विशेष व्यक्ति को नहीं जला देंगे। उसका केवल यह कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का पुतला बनाकर उसको हम पुतला जला सकते हैं। तो ये आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। दूसरी जो स्वतंत्रता है, दूसरी स्वतंत्रता होती है सभा करने की स्वतंत्रता। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपने बोलना शुरू किया, आपकी बातें लोगों को अच्छी लगने लगी। अब जब लोगों को बातें आपकी अच्छी लगने लगी तो आपके पास 4 लोग और जो लोग जुड़ने लगे और आपके पास आकर आपकी बातें सुनने के लिए आप बैठने लगे। तो जब
8 से 10 या और अधिक लोग आपकी बातों को आकर बैठकर सुनने लगते हैं तो वो सभा कहला जाती है। तो आप मतलब लोगों के बीच बीच में जाकर आप सभाएं कर सकते हैं। तीसरी जो स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि जब आपने सभा किया तो लोग आपसे और अधिक से अधिक जुड़ गए। जब लोग आपसे जुड़ते गए तो आप इन सभाओं को अंतर्गत लोगों को अपने आप से जोड़ दीजिए और एक बड़े स्तर पर पब्लिक को अपने आप से जोड़कर एक विशेष संगठन बना लीजिए। तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा क्या कहता है, आपको संचालन करने की स्वतंत्रता। संचालन करने की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि यदि किसी भी देश या विदेश में किसी भी कोने पर जाकर आप स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह रहती है कि आप वहां पर जाकर किसी जो संपत्ति है, किसी की निजी संपत्ति या सरकारी संपत्ति को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। केवल आप अपने मनोरंजन के लिए आप जाकर घूम सकते हैं और अपना मनोरंजन कर सकते हैं। पांचवी जो स्वतंत्रता है, पांचवी स्वतंत्रता क्या कहती है, निवास करने की स्वतंत्रता या बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि यदि आप यहाँ से मुंबई गए हैं, मुंबई आपने देखा, आप वहाँ पर किसी घूमने के उद्देश्य से गए, मुंबई आपको अच्छी लग गई, आप वहाँ पर निवास कर गए। तो जब आप निवास करने लगे तो फिर आपको लगता है कि अब मुझे मुंबई, आपका काम धाम कारोबार सब वहीं पर जम गया, तो आप वहाँ पर अपनी जमीन खरीद के खुद का मकान बना के आप अपने वहाँ पर पूरी तरह से निवास बना सकते हैं। तो आप वहाँ पर बस गए। जब अब आप संचालन, आप कहीं घूमने गए तो आपको अच्छा लगने लगा तो आप वहाँ पर निवास बना लिए तो आपको अच्छा लगने लगा, आपने स्वयं की संपत्ति क्या बना लिए, वहाँ पे आप बस गए। जब बस गए तो आपने सोचा कि भाई हमारा यहाँ पर खुद का मकान होना चाहिए, तो आपको संपत्ति का भी अधिकार है, आप वहाँ पर जमीन खरीद लीजिए, जमीन खरीद कर आप अपना स्वयं का मकान बना लीजिए। तो अनुच्छेद 19 आपको संपत्ति का अधिकार भी देता है। और संपत्ति का अधिकार के अंतर्गत आप जमीन खरीद के आप स्वयं का मकान बना लीजिए और आप वहाँ पर अपना पूरी तरह से निवास बना लीजिए। अगली जो स्वतंत्रता है, अगली स्वतंत्रता क्या कहती है, व्यापार की स्वतंत्रता। अब जब आप घूमने गए, आपका निवास हो गया वहाँ पर, आपका वहीं पे मकान हो गया, वहीं पे आपकी सारी संपत्ति हो गई, तो आपको ये लगता है कि जब हम आप यहीं पे रहते ही हैं तो हम क्यों ना खुद का यहाँ पर व्यापार करें। हमारी रोटी चलाने के लिए भी तो हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ काम की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप वहाँ पर आप अपना स्वयं का व्यापार चला सकते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो होती है अनुच्छेद के 19 के अंतर्गत, एक बार हम फिर चर्चा करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौन रहने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, आरटीआई और पुतला फूकने की स्वतंत्रता। दूसरा आता है सभा। लोगों को बात आपकी अच्छी लगने लगी, आपने कई लोगों के बीच में जाकर 3-4 सभाएं की और लोग आपसे जुड़ गए तो आपने संगठन बना लिया, और कहीं आप संगठन बना लिया। फिर आप कहीं घूमने जाते हैं, विचरण करने की आपको पूरी स्वतंत्रता है, आपको वहाँ पे अच्छा लगने लगा, आप वहाँ पे निवास बना लिए, आप वहाँ पे जाके अपना बस भी गए, फिर आपने संपत्ति खरीद ली है, संपत्ति का अधिकार देता है। अब फिर आपको वहाँ पर अच्छा लगने लगा तो आपने वहाँ पर अपना स्वयं का व्यापार चालू कर दिया। अब संपत्ति का जो अधिकार आपको मिलता है, तो संपत्ति का अधिकार में का मतलब ये होता है कि आपकी संपत्ति, जो निजी संपत्ति है, उसको कोई आपसे जबरदस्ती में छीन नहीं सकता है। कि कोई आपसे जबरदस्ती छुड़ा ले, कि आपसे सरकार छुड़ा ले, कि कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर ले। ये अनुच्छेद 19 का जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत आपको स्वयं की संपत्ति अपनी मर्जी से आप किसी को दे रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपसे कोई जबरदस्ती आपकी संपत्ति छीन नहीं सकता है। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई ने देश के लिए बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम करके गए। उन्होंने संविधान का 44वां जो संविधान संशोधन कर दिया। संविधान का 44वां जो संशोधन किया था, उन्होंने उसमें क्या किया था कि जो संपत्ति का अधिकार है, 44वां संविधान संशोधन में उन्होंने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसलिए क्योंकि जैसे कि मान लो सरकार को कहीं से रेलवे लाइन बिछाना है, अब किसी की निजी संपत्ति फंस रही है, तो अब वो व्यक्ति उसमें, हालांकि बदले में सरकार उनको मुआवजा भी देती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं यह संपत्ति नहीं दूंगा, यदि कोई व्यक्ति नहीं देना चाहता है, तो सरकार उससे जबरदस्ती नहीं छीन सकती थी। सरकार उससे जबरदस्ती छीनकर संपत्ति नहीं ले सकती थी। तो
अब हुआ ये कि पहले जबरदस्ती छीनकर यदि किसी से रेलवे लाइन बिछा दी गई तो लोग व्यक्ति सब सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जो आपने देखा होगा वहाँ पे एक महिला बैठी होती है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है, तलवार लिए रहती है, तो उसके लिए तो सब बराबर है भाई। तो जब आप वहाँ पे जाकर उन्हें केस कर दिए, सरकार के खिलाफ केस कर दिया, बताइए। तो जब सरकार के खिलाफ केस हो गया, भैया हमारी निजी जमीन में ये रेल निकाल रहे हैं और हम संपत्ति देना नहीं चाहते, तो संविधान जो जज साहब है, जज साहब ने अपना संविधान खोला, उन्होंने बता दिया सरकार को कि देखिए इसमें संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति की यदि मर्जी है तो ही आप उससे संपत्ति छीन सकते हैं, वरना उससे आप जबरदस्ती संपत्ति नहीं छीन सकते हैं। तो हुआ यह कि मोरारजी देसाई ने फिर इन 7 मूल स्वतंत्रताओं में से एक संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटाकर उन्होंने कानूनी अधिकार बना दिया, मूल अधिकार ना होकर अब जो है 44वां संविधान संशोधन में जो संपत्ति का अधिकार है अब वह मूल अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार बन गया है। कानूनी अधिकार वह अधिकार होता है जिसमें सरकार यदि चाहे तो किसी की निजी संपत्ति को जबरदस्ती भी छीनकर अपने उपयोग में ला सकती है। तो यह था अनुच्छेद 19। आगे हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद जो 20 है दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण का मतलब ये होता है कि यदि आपके विरुद्ध एफआईआर हो जाती है तो केवल एफआईआर होने से आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है। आपका ऊपर यदि एफआईआर हो जाती है, किसी भी व्यक्ति गांव ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में क्या होता है कि भाई भाइयों में लड़ाई हो जाती है, एक ने जाके दूसरे के ऊपर केस कर दिया, लोग पुलिस वाले आए उसको उठा के ले गए, तो ऐसा आप केवल एफआईआर हो जाने से आप किसी का दोष सिद्ध नहीं हो जाता। उस व्यक्ति के पास स्वतंत्रता यह अधिकार है कि वह एफआईआर होने के 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करे और पुलिस वाले के ऊपर यह रहता है कि वो 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे और उसको जो है जब दोष सिद्ध हो जाता है तब उसको आप सजा दे सकते हैं। इसके लिए भी 3 पॉइंट थे भाई दोष सिद्धि से संरक्षण के लिए। अब जब तक कहने का मतलब कि जब तक कोर्ट सिद्ध न कर दे आप जो है एफआईआर होने के 24 घंटे के अंदर उसको आपको पेश करना पड़ेगा। जब तक आपको ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप दोषी नहीं माने जाएंगे। इसके अंतर्गत 3 बातें बताई गई हैं। पहला, अपराध के समय का कानून। अपराध के समय का कानून का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई अपराध किया है सन 2020 में, सन 2020 में किसी विशेष अपराध के लिए कुछ विशेष सजा रखी गई थी, लेकिन 2022 जो या 24 जो चल रहा है इसमें आपने उस कानून में या उस सजा में या उस आईपीसी सेक्शन में कुछ बदलाव कर दिया गया। मान लो उस समय 2020 में किसी भी कानून अपराध के लिए मान लो 10 साल की सजा थी, लेकिन 2024 में उसको बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया। तो आपके ऊपर मान लो अब जो कोर्ट में जो केस चलते हैं वो 3-3, 4-4 साल चलते रहते हैं। अब आपका केस ओपन हुआ है जाकर 2024 में, तो आपके ऊपर 2024 का कानून की सजा नहीं दी जाएगी, आपको सजा दी जाएगी कि जो 2020 में जो सजा निर्धारित की गई थी वो वाली सजा आपको दी जाएगी। भले 2024 में मान लो 2020 में सजा थी 10 साल की, तो आपको भले 2024 में आपका केस का निर्णय आ रहा है तो आपको 10 साल की ही सजा होगी, जबकि 2024 में वर्तमान में 15 साल की सजा हो गई है। दूसरा यह कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध कर लेता है और उसको एक बार सजा मिल चुकी है, मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसको जैसा हमने आप सजा दे दिया, बोले आपको चलो 14 साल 15 साल या 20 साल की सजा हो गई। 20 साल सजा होने के बाद वह व्यक्ति जेल से निकल के आ गया बाहर। जब जेल से बाहर निकल के आ गया तो उसको अब जो उसने अपराध किया था उसकी सजा वो एक बार भोग चुका है, उसको अब दोबारा जज साहब जो है या फिर कोई भी पुलिस जो होती है उस बीते हुए अपराध को लेकर दोबारा उस पर केस नहीं कर सकते और उसको दोबारा सजा नहीं हो सकती। वो जज साहब के सामने खुलेआम घूम सकता है कि जज साहब मैं ही हूँ जिसने मर्डर किया था, अब मैं सजा काट चुका हूँ, अब आप मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या कहता है, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं। हमारी जो इंडिया की जो पुलिस है ना, सबसे बड़ी समस्या है इसमें। इंडिया की पुलिस करती क्या है कि यदि
वो काम ना करने के ढेर बहाने ढूंढती है कि कोई व्यक्ति यदि कुछ केस हो गया तो किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ लिए। अब मान लो कोई दोषी नहीं है लेकिन सामने वाले से वो पैसा ले लेते हैं और उसको दोष सिद्ध करके रहते हैं, उसको इतना मारते हैं थाने में ले जाकर, इतना मारपीट करते हैं कि उसको बुलवाकर ही रखते हैं कि मर्डर मैंने ही किया है, भले उसने कुछ नहीं किया है। तो फिर इसमें अनुच्छेद 20 के अंतर्गत उस व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है कि तुम खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हो। कि मान लो आपने मर्डर नहीं किया है तो आप खुद, आपके पास, आपको अधिकार है कि आप जबरदस्ती किसी भी नहीं कर सकते हैं कि आप नहीं मैंने ऐसा किया है। तो हमारी इंडिया की पुलिस में ये बड़ी समस्या है। काम तो एक सही व्यक्ति को पकड़ नहीं पाते हैं और उस किसी निर्दोष को पकड़कर उसको मार के उसको दोष सिद्ध करवा देते हैं। तो आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। यह था हमारा अनुच्छेद 20। इस वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में हम चर्चा अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।